नमस्कार दोस्तों, कथा रिलोडेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वो चैनल जहां हम अस्तित्व के सबसे बड़े रहस्यों को अपनी प्राचीन कथाओं और आधुनिक विज्ञान दोनों की रोशनी में समझने का प्रयास करते हैं। आज हम विज्ञान और अध्यात्म के उस संगम पर खड़े हैं जहां दोनों की सबसे बड़ी पहेली और सबसे बड़ा उत्तर छिपा हो सकता है। चेतना, कॉन्शियसनेस, ये क्या है? ये मैं हूं का एहसास, ये रंगों को देखने, संगीत को सुनने, प्रेम को महसूस करने और विचारों को सोचने का अनुभव, ये हमारे अस्तित्व का सबसे मौलिक और सबसे निजी सच है। आप अपनी हर चीज पर संदेह कर सकते हैं, लेकिन आप इस बात पर संदेह नहीं कर सकते कि आप अनुभव कर रहे हैं। आधुनिक विज्ञान, विशेषकर न्यूरोसाइंस, हमें बताता है कि ये चेतना हमारे सिर के भीतर स्थित इस 3 पाउंड के अंग यानी हमारे मस्तिष्क, ब्रेन का एक उत्पाद है। अरबों न्यूरॉन्स के जटिल विद्युत रासायनिक नृत्य से चेतना का ये चमत्कार उत्पन्न होता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार मस्तिष्क एक जनरेटर की तरह है। जब तक ये जनरेटर चलता है, चेतना की रोशनी जलती है, और जब ये जनरेटर मृत्यु के समय बंद हो जाता है तो चेतना का भी अंत हो जाता है। ये एक बहुत ही सरल, तार्किक और भौतिकवादी मॉडल है, लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? क्या ये जटिल, रहस्यमयी और आत्मजागरूक चेतना केवल कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाओं का परिणाम हो सकती है? क्या एक निर्जीव पदार्थ से मैं हूं का ये जीवंत अनुभव पैदा हो सकता है? ये प्रश्न, जिसे दार्शनिक चेतना की कठिन समस्या कहते हैं, वो आज भी विज्ञान के लिए सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे प्राचीन भारतीय ऋषियों ने हजारों साल पहले ही इस पहेली का एक वैकल्पिक और कहीं अधिक क्रांतिकारी समाधान प्रस्तुत किया था? क्या हो अगर वे कहते थे कि मस्तिष्क चेतना को पैदा नहीं करता? आज का हमारा सबसे बड़ा और सबसे साहसिक सवाल यही है, क्या चेतना मस्तिष्क से परे मौजूद है? और इस पर हमारे वेदों और उपनिषदों का दृष्टिकोण क्या है? कथा रिलोडेड की इस सबसे चेतना विस्तारक यात्रा में हम भौतिकवादी विज्ञान की सीमाओं से परे जाकर एक ऐसी संभावना की खोज करेंगे जो हमारे अस्तित्व की पूरी परिभाषा को बदल सकती है। इस विस्तृत विश्लेषण में हम जानेंगे कि कैसे हमारे उपनिषद हजारों साल पहले ही ये घोषणा कर चुके हैं कि चेतना, जिसे वे चित या ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मांड की एक मौलिक और सर्वव्यापी शक्ति है, न कि मस्तिष्क का एक उपपतवाद। हम उस अद्भुत रूपक को समझेंगे जो कहता है कि मस्तिष्क जनरेटर नहीं बल्कि एक रिसीवर या एंटीना है जो इस ब्रह्मांडी चेतना को पकड़कर उसे एक व्यक्तिगत अनुभव में बदलता है। हम आधुनिक विज्ञान के उन सीमांत क्षेत्रों की भी यात्रा करेंगे, क्वांटम भौतिकी, मृत्यु के निकट के अनुभव, NDEs, जो अनजाने में ही इसी वैदिक दृष्टिकोण की ओर इशारा कर रहे हैं। और अंत में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यदि ये सच है तो इसका हमारे जीवन, हमारी क्षमता और हमारी मृत्यु की समझ पर क्या गहरा प्रभाव पड़ता है। ये यात्रा आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप अपने मस्तिष्क के भीतर कैद एक जैविक कंप्यूटर नहीं है, बल्कि आप एक अनंत ब्रह्मांडी चेतना है जो तात्कालिक रूप से इस शरीर रूपी यंत्र का अनुभव कर रही है। चलिए चेतना के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करने की इस अद्भुत यात्रा का आरंभ करते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए हमें पहले आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण को और गहराई से समझना होगा, जिसे भौतिकवाद कहते हैं। ये दर्शन कहता है कि इस ब्रह्मांड में एकमात्र वास्तविकता पदार्थ और ऊर्जा है। हर चीज जिसे हम अनुभव करते हैं वो इन्हीं के जटिल संयोजन और नियमों का परिणाम है। इस दृष्टिकोण के अनुसार चेतना की कहानी कुछ इस प्रकार है। बिग बैंग से पदार्थ और ऊर्जा का जन्म हुआ। अरबों वर्षों में ये पदार्थ धीरे धीरे और अधिक जटिल संरचनाओं में विकसित हुआ। तारे बने, ग्रह बने और फिर पृथ्वी पर सरल रासायनिक यौगिकों से जीवन का पहला अंकुर फूटा। और फिर लाखों वर्षों के विकासवाद की प्रक्रिया के माध्यम से सरल एक कोशिकीय जीवों से जटिल बहुकोशिकीय जीव बने। अंततः मानव का विकास हुआ, जिसके पास एक असाधारण रूप से जटिल अंग था, मस्तिष्क। इस मॉडल के अनुसार मस्तिष्क की ये बढ़ती हुई जटिलता ही वो बिंदु है जहां चेतना का जन्म होता है। जब न्यूरॉन्स का नेटवर्क एक निश्चित स्तर की जटिलता को पार कर जाता है तो चेतना एक उभरती हुई संपत्ति के रूप में स्वतः ही प्रकट हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे जब आप लाखों पानी के अणुओं को एक साथ एक विशेष तरीके से व्यवस्थित करते हैं तो गीलापन का गुण उभर आता है, जो एक अकेले पानी के अणु में नहीं होता। ये एक बहुत ही आकर्षक और शक्तिशाली सिद्धांत है।
इसने हमें मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, बीमारियों और व्यवहार को समझने में अभूतपूर्व सफलता दिलाई है। हम जानते हैं कि मस्तिष्क के एक विशेष हिस्से में चोट लगने से हमारी याददाश्त जा सकती है, हमारा व्यक्तित्व बदल सकता है या हम बोलने की क्षमता खो सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हमारा मानसिक जीवन मस्तिष्क की भौतिक स्थिति पर गहराई से निर्भर है। लेकिन ये मॉडल कुछ बहुत ही मौलिक और गहरे सवालों का जवाब देने में पूरी तरह से विफल हो जाता है। पहला सवाल है पहला व्यक्ति अनुभव। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, विज्ञान ये तो बता सकता है कि जब आप एक सेब खाते हैं तो आपके मस्तिष्क में कौन से न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि सेब की मिठाने का वो निजी आंतरिक अनुभव कहाँ से आता है। इस अनुभव को क्वालिया कहते हैं। भौतिकवादी विज्ञान के पास इस क्वालिया के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यदि हम केवल जैनिक रोबोट हैं तो हमें कुछ भी महसूस करने की आवश्यकता ही क्यों है? हम बिना किसी आंतरिक अनुभव के भी तो सारे काम कर सकते थे। दूसरा सवाल है चेतना की एकता। हमारे मस्तिष्क में हर सेकंड लाखों करोड़ों अलग अलग प्रक्रियाएं चल रही हैं। हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ये सभी संकेत मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों में प्रोसेस होते हैं। तो फिर इन सभी अलग अलग अनुभवों को कौन एक साथ जोड़कर एक एकीकृत यानी यूनिफाइड एकल अनुभव बनाता है? वो कौन है जो एक ही समय में संगीत को सुन भी रहा है, फूल को देख भी रहा है और ये सोच रहा है कि यह एक सुंदर अनुभव है? विज्ञान को मस्तिष्क में ऐसा कोई केंद्रीय प्रोसेसर या बॉस नहीं मिला है जहां आकर सारी जानकारी मिलती हो। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल है पदार्थ से चेतना का जन्म। भौतिकवादी मॉडल ये मानकर चलता है कि चेतना, जो एक अभौतिक, आंतरिक, व्यक्तिगत अनुभव है, वो एक भौतिक, बाहरी, वस्तुनिष्ठ पदार्थ मस्तिष्क से उत्पन्न होती है। ये एक असाधारण दावा है। ये वैसा ही है जैसे आप कहें कि एक पत्थर से विचार पैदा हो सकते हैं या एक कंप्यूटर के सर्किट से प्रेम की भावना उत्पन्न हो सकती है। आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने ये नहीं बताया है कि ये जादुई छलांग पदार्थ से अनुभव तक कैसे और क्यों होती है। इन्हीं अनसुलझे पहेलियों के कारण अब कई वैज्ञानिक और दार्शनिक ये मानने लगे हैं कि शायद हमने अपनी शुरुआती धारणा ही गलत बना ली है। शायद चेतना मस्तिष्क का उत्पाद है ही नहीं। अब हम समय में हजारों साल पीछे चलते हैं, हिमालय की शांत कंदराओं में, जहां हमारे उपनिषदों के ऋषि बैठे हैं और हम उनसे यही सवाल पूछते हैं, चेतना क्या है? उनका उत्तर आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण को पूरी तरह से उलट देता है। वे ये नहीं कहते कि पदार्थ से चेतना का जन्म हुआ, वे कहते हैं चेतना से पदार्थ का जन्म हुआ। यह सनातन दर्शन का मूल आधार है। इस दृष्टिकोण के अनुसार चेतना, जिसे चित्त, आत्मा या ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्मांड की सबसे मौलिक, सबसे आधारभूत और एकमात्र वास्तविक सत्ता है। वो हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड, ये आकाश गंगाएं, ये तारे, ये ग्रह और हमारा ये शरीर, ये सब कुछ उसी एक अनंत ब्रह्मांडीय चेतना के कंपन, अभिव्यक्ति या सपना है। मांडूक्य उपनिषद कहता है कि ये पूरी सृष्टि ओम के कंपन से ही उत्पन्न हुई है और ओम शुद्ध चेतना का ही ध्वनि रूप है। योग वाशिष्ठ जैसे ग्रंथ इस दुनिया की तुलना एक स्वप्न से करते हैं जिसे परम चेतना देख रही है। इस दृष्टिकोण में चेतना कोई उभरती हुई संपत्ति नहीं है जो विकासवाद के अंत में प्रकट हुई। चेतना तो स्रोत है जिससे सब कुछ उभरा है। तो फिर मस्तिष्क क्या है? द ब्रेन एज अ रिसीवर। यदि चेतना सर्वव्यापी है, यदि वो ब्रह्मांड के हर कण में मौजूद है, तो हमें हर समय उसका अनुभव क्यों नहीं होता? हमें ये क्यों लगता है कि चेतना केवल हमारे सिर के भीतर ही है? यहीं पर मस्तिष्क एक रिसीवर है वाली क्रांतिकारी अवधारणा आती है। हमारे ऋषि कहते हैं कि ब्रह्मांडीय चेतना एक विशाल अनंत वाईफाई सिग्नल की तरह है जो हर जगह हर समय मौजूद है, और हमारा मस्तिष्क और हमारा तंत्रिका तंत्र एक बहुत ही उन्नत जैविक रिसीवर या एंटीना की तरह है। इस रिसीवर का काम चेतना को पैदा करना नहीं है, इसका काम है उस सर्वव्यापी ब्रह्मांडीय चेतना के सिग्नल को पकड़ना, उसे फिल्टर करना और उसे एक ऐसे रूप में बदलना जिसे हम एक व्यक्तिगत अनुभव के रूप में जी सकें। ये रिसीवर चेतना के अनंत महासागर में से एक छोटी सी लहर को अलग करता है और कहता है कि ये मैं हूं। ये चेतना के शाश्वत वर्तमान क्षण को तोड़कर अतीत, वर्तमान और भविष्य का एक रैखिक अनुभव बनाता है। ये एक को अनेक के रूप में दिखाता है।
ये एक प्रकार का घटाने वाला वॉल्व है। ये ब्रह्मांड की अनंत सूचना और ऊर्जा को इतना कम और सीमित कर देता है ताकि हमारा छोटा सा तंत्रिका तंत्र उसे संभाल सके और इस भौतिक दुनिया में जीवित रह सके। मृत्यु क्या है? इस मॉडल के अनुसार मृत्यु के समय जब मस्तिष्क रूपी रिसीवर काम करना बंद कर देता है तो व्यक्तिगत चेतना का प्रसारण तो बंद हो जाता है, लेकिन वो मूल चेतना यानी आत्मा नष्ट नहीं होती। वो बस उस विशेष रिसीवर के माध्यम से प्रकट होना बंद कर देती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक रेडियो को तोड़ देते हैं। रेडियो स्टेशन बंद नहीं हो जाता, म्यूजिक हवा में अभी भी मौजूद है, बस उस टूटे हुए रेडियो पर अब वो सुनाई नहीं दे सकता। आत्मा भी मृत्यु के बाद अपने कर्मों के अनुसार एक नए रिसीवर यानी शरीर की खोज में निकल जाती है। ये वैदिक दृष्टिकोण आधुनिक विज्ञान के पहेलियों को कैसे सुलझाता है? हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। इस मॉडल में ये कोई समस्या ही नहीं है। मस्तिष्क को चेतना पैदा ही नहीं करनी है, उसे केवल चैनल करना है। अनुभव का स्रोत मस्तिष्क नहीं बल्कि स्वयं चेतना है। चेतना की एकता। हमें एक एकीकृत अनुभव इसलिए होता है क्योंकि हम सब एक ही एकीकृत ब्रह्मांडीय चेतना के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। NDE यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस और अन्य असाधारण अनुभव। इस मॉडल मृत्यु के निकट के अनुभव, शरीर से बाहर के अनुभव और टेलीपैथी जैसी घटनाओं के लिए भी एक तार्किक व्याख्या प्रदान करता है। इन अवस्थाओं में हमारी चेतना सामायिक रूप से मस्तिष्क रूपी रिसीवर की सीमाओं से थोड़ी मुक्त हो जाती है और उसे एक व्यापक वास्तविकता की झलक मिलने लगती है। ये एक बहुत ही सुरुचिकर और व्यापक मॉडल है, लेकिन क्या ये केवल एक दार्शनिक कल्पना है या मॉडर्न विज्ञान की दुनिया में भी इसके कोई समर्थक हैं? ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आधुनिक विज्ञान के कुछ सबसे बड़े और सबसे सम्मानित दिमाग भी इसी दिशा में सोचने लगे हैं। वे भी ये महसूस कर रहे हैं कि चेतना को केवल मस्तिष्क के भीतर की एक घटना के रूप में नहीं समझाया जा सकता। क्वांटम भौतिकी के संकेत, जैसा कि हमने आत्मा वाले लेख में भी चर्चा की, क्वांटम भौतिकी हमें एक ऐसे ब्रह्मांड से परिचित कराती है जो हमारे सामान्य ज्ञान से बिल्कुल परे है। ऑब्जर्वर इफेक्ट ये दिखाता है कि चेतना यानी कि पर्यवेक्षक पदार्थ की वास्तविकता को प्रभावित करती है। इसने कई भौतिकविदों को यह सोचने पर मजबूर किया है कि शायद चेतना पदार्थ की तरह ही या उससे भी अधिक ब्रह्मांड का एक मौलिक गुण है। नोबेल पुरस्कार विजेता यूजीन विग्नर, जो कि बहुत बड़े गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी हैं, स्टुअर्ट हैमरॉफ को लेकर एक बहुत ही साहसिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है जिसे ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन यानी कि ORCORE/R कहते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि चेतना हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में मौजूद माइक्रोट्यूब्यूल्स में होने वाली क्वांटम प्रक्रियाओं का परिणाम है, लेकिन वे ये भी कहते हैं कि ये क्वांटम जानकारी मस्तिष्क में पैदा नहीं होती, बल्कि ये ब्रह्मांड के स्पेस टाइम ज्योमेट्री के मौलिक स्तर पर पहले से ही मौजूद है। ये भी एक प्रकार से मस्तिष्क एक रिसीवर है वाले सिद्धांत का ही एक बहुत ही जटिल और वैज्ञानिक संस्करण है। न्यूरोसाइंस के विद्रोही। यहाँ तक कि न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में भी सभी वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं हैं कि मस्तिष्क ही चेतना का एकमात्र स्रोत है। डॉक्टर डोनाल्ड हॉफमन, जो कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक संज्ञानात्मक वैज्ञानिक हैं, ये तर्क देते हैं कि हम जो कुछ भी देखते हैं, ये दुनिया, ये पदार्थ, ये वास्तविकता नहीं है, बल्कि ये केवल हमारी चेतना द्वारा बनाया गया एक यूजर इंटरफेस है, ठीक एक कंप्यूटर के डेस्कटॉप आइकन की तरह। वे कहते हैं कि विकासवाद में हमें सत्य देखने के लिए नहीं, बल्कि केवल जीवित रहने के लिए प्रोग्राम किया है। उनके अनुसार वास्तविकता चेतना के नेटवर्क से बनी हो सकती है। डॉक्टर जिल बोल्ट टेलर, जो कि एक न्यूरो एनाटॉमिस्ट हैं, जिन्हें स्वयं एक बहुत बड़ा स्ट्रोक आया था, अपनी प्रसिद्ध टेड टॉक में बताती हैं कि जब उनके मस्तिष्क का बायां तार्किक हिस्सा बंद हो गया तो क्या हुआ। उनका जो मैं का भाव था, उनकी व्यक्तिगत सीमाएं सब विलीन हो गईं और उन्होंने स्वयं को एक विशाल और शांत और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एकाकार महसूस किया। उनका यह अनुभव ये बताता है कि हमारा मस्तिष्क का तार्किक हिस्सा ही हमें उस बड़ी एकीकृत चेतना से अलग होने का भ्रम पैदा करता है। परामनोविज्ञान के साक्ष्य। हालांकि ये एक विवादास्पद क्षेत्र है, लेकिन दशकों से परामनोविज्ञान के क्षेत्र में टेलीपैथी यानी विचारों का संचार, क्लियरवॉयंस यानी दूरदृष्टि और प्रीकॉग्निशन यानी भविष्य का पूर्वाभास जैसी घटनाओं पर हजारों प्रयोग किए गए हैं। इन परिणामों के
हालांकि हमेशा दोहराए नहीं जा सकते, लेकिन ये सांख्यिकी रूप से संयोग की संभावना से कहीं अधिक हैं। ये परिणाम इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि चेतना कभी-कभी मस्तिष्क और शरीर की सीमाओं के परे भी काम कर सकती है। ये सभी वैज्ञानिक और दार्शनिक विचार हमें एक ही दिशा में ले जा रहे हैं, उस संभावना की ओर कि शायद हम ब्रह्मांड को गलत तरीके से देख रहे हैं। शायद चेतना इस ब्रह्मांड में एक दुर्लभ और आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि ये वो महासागर है जिसमें पदार्थ और मस्तिष्क केवल लहरों की तरह उठते और गिरते हैं। तो इस पूरी यात्रा के बाद हम अपने मूल प्रश्न पर लौटते हैं, क्या चेतना मस्तिष्क से परे है? वैदिक दृष्टिकोण इसका उत्तर एक जोरदार और स्पष्ट हाँ में देता है। वो कहता है कि चेतना ही परम सत्य है और मस्तिष्क केवल उस चेतना को व्यक्त करने का एक उपकरण है। आधुनिक विज्ञान का आधिकारिक उत्तर अभी भी शायद नहीं है, लेकिन उसके अपने ही कुछ सबसे गहरे और ईमानदार खोजकर्ता अब इस उत्तर पर संदेह करने लगे हैं। वे उन दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं जिन्हें हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही खोल दिया था। तो अगर हम एक पल के लिए इस वैदिक दृष्टिकोण को स्वीकार कर लें, तो इसका हमारे जीवन के लिए क्या अर्थ है? इसके प्रभाव बहुत ही गहरे और जीवन को रूपांतरित करने वाले हैं। पहला प्रभाव, मृत्यु के भय से मुक्ति। यदि आप ये शरीर और ये मस्तिष्क नहीं हैं, यदि आप वो अमर सर्वव्यापी चेतना हैं जो केवल इस शरीर का अनुभव कर रही है, तो फिर मृत्यु क्या है? मृत्यु केवल इस रिसीवर का खराब हो जाना है। ये उस प्रसारण का अंत नहीं है। यह आत्मा के लिए केवल एक चैनल बदलने जैसा है। यह समझ हमें मृत्यु के सबसे गहरे भय से मुक्त कर सकती है और हमें एक अधिक साहसी और पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा दे सकती है। दूसरा प्रभाव, असीम क्षमता का बोध। यदि हम केवल एक जैविक कंप्यूटर नहीं हैं, यदि हम उस अनंत ब्रह्मांडीय चेतना से सीधे जुड़े हुए हैं, तो हमारी क्षमताएं भी असीम हैं। इसका मतलब है कि ज्ञान, रचनात्मकता और प्रेम का स्रोत हमारे छोटे से मस्तिष्क के भीतर सीमित नहीं है। वो अनंत स्रोत हमारे भी हर समय उपलब्ध है। ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यास उस स्रोत से अपने कनेक्शन को साफ और मजबूत करने की तकनीकें हैं। वे हमारे रिसीवर की ट्यूनिंग को बेहतर बनाने के तरीके हैं, ताकि हम उस ब्रह्मांडीय सिग्नल को और अधिक स्पष्ट रूप से प्राप्त कर सकें। यही अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, रचनात्मक प्रेरणा और अलौकिक शक्तियों, सिद्धियों का रहस्य है। तीसरा प्रभाव, एकता और करुणा का जन्म। यदि हम सभी अपनी बाहरी विभिन्नताओं के बावजूद उसी एक सर्वव्यापी चेतना के रिसीवर हैं, तो फिर हम एक दूसरे से अलग कैसे हुए? ये समझ हमें अलगाव और संघर्ष के भ्रम से बाहर निकालकर एकता और करुणा की एक गहरी भावना से जोड़ती है। दूसरे को दुख पहुंचाना वास्तव में अपने ही एक हिस्से को दुख पहुंचाना है, और दूसरे की मदद करना अपने ही एक हिस्से की मदद करना है। यही वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन का वैज्ञानिक आधार है। अंत में आपके पास दो विकल्प हैं, दो मॉडल हैं जिनसे आप अपने जीवन को देख सकते हैं। पहला मॉडल, वैज्ञानिक भौतिकवाद। आप एक जटिल जैविक मशीन है जो एक अर्थहीन यादृच्छिक ब्रह्मांड में संयोग से पैदा हुई है। आपकी चेतना आपके मस्तिष्क की एक रासायनिक घटना है और मृत्यु आपका अंतिम अंत है। दूसरा मॉडल, वैदिक दर्शन। आप एक अनंत, अमर और आनंदमय चेतना है जो इस भौतिक दुनिया का अनुभव करने के लिए अस्थायी रूप से इस अद्भुत जैविक रिसीवर, शरीर और मस्तिष्क का उपयोग कर रही है। मृत्यु केवल एक संक्रमण है, एक नए अध्याय की शुरुआत है। आपका अनुभव वही होगा जिसे आप सत्य मानकर चुनेंगे, क्योंकि जैसा कि हमारे उपनिषद कहते हैं, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी ही आपकी सृष्टि होगी। विज्ञान अभी भी अपनी खोज में है और हमें उसकी यात्रा का सम्मान करना चाहिए, लेकिन शायद हमें अपने ऋषियों की उस आंतरिक खोज और उनके अनुभवों को भी उतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए। शायद सबसे बड़ा सत्य किसी बाहरी प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि हमारे अपने ही भीतर, हमारी अपनी ही चेतना की गहराइयों में खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। इस तरह से चेतना की इस यात्रा हमें पदार्थ की सीमाओं से उठाकर एक अनंत और रहस्यमय संभावना के द्वार पर लाकर खड़ा कर देती है। उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको मैं कौन हूं के इस शाश्वत प्रश्न पर एक नई सोच, एक नई गहरी दृष्टि प्रदान की होगी। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में बताएं और हमारे इस सफ़र में शामिल होने के लिए कथा रीलोडेड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिएगा, हर कथा एक नई दृष्टि। यही है कथा रीलोडेड। हम जल्द ही मिलेंगे एक और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।